इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन है वो क्या होता है। जैसे कि पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट में जाने थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सियल लाइन होता है वो एक्चुअली में उसके एक्सिस से पास करने वाला लाइन होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इक्वेटोरियल लाइन को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट से वर्टिकली जो लाइन पास करती है 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन पास करती है वही लाइन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। तो हम सभी प्रोसेस सेम करेंगे जैसे हम लोग एक्सियल लाइन पे निकाले थे, उसी तरह हम लोग यहाँ भी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यही हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए एग्ज़ाम में ये जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आता है। इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसमें भी हमें एग्ज़ाम पर्पस से यदि देखें तो सिंपल यहाँ पे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसका कुछ जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम लोग अलग अलग चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के और फाइनली लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग जो एक्सप्रेशन निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल लाइन और सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका इक्वेटोरियल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लेते हैं ए बी जो है मान लेते हैं यहाँ पे कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से एल यदि है तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से एल हो जाएगा। इसका जो डाइपोल लेंथ होगा वो 12 होगा। डाइपोल है तो इसमें कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी होगा। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हम लोग हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पी का वैल्यू हमें पता है कि किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ को गुना कर देंगे तो पी निकल जाए। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कहीं भी डाइपोल दिखे तो उसमें उसका डाइपोल मोमेंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमें जैसा कि एक्सप्रेशन निकालना है तो हम समझते हैं इसका इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा। तो अभी जैसा कि बताया कि जो इसके मिड पॉइंट से जो लाइन वर्टिकली 90 डिग्री पे पास करेगा वह लाइन जो इसके वर्टिकली इसके मिड पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पे पास करे, इसी को हम लोग इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। देखिए पिछले हमने एक्सप्रेशन में निकाला कि इसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी ले लिए जो उसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस यदि हमें दिया रहे तो हम वहाँ पे उसका निकाल लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। जैसे उसमें माने थे एक पॉइंट, यहाँ भी हम लोग उसी तरह से सेम मान करके निकालेंगे। इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहीं पे ई का वैल्यू निकालना है इसके इक्वेटोरियल लाइन पे। ये पॉइंट हम कहीं भी यहाँ भी कहीं भी मान सकते हैं, नीचे भी कहीं भी मान सकते हैं, उसके लिए हम फ्री है। तो और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब
फील्ड के बाहर होगा तो वहाँ पे फोर्स ही नहीं लगेगा, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ होगा ही नहीं। तो पिछले केस में भी हम लोगों ने जो देखा था उसमें भी पॉइंट डाइपोल के फील्ड में ही लिया गया था, यहाँ भी पॉइंट डाइपोल के फील्ड में ही लिया गया है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे पहले निकाले थे उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। पहले हम लोग इस चार्ज के कारण निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के कारण दोनों के वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अब इसके लिए हम कुछ टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो हमने पॉइंट लिया है यहाँ पे इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं r है, जो कि आपको दिया रहेगा, जो कि नॉन टर्म है, और इसका दिया रहेगा डाइपोल मोमेंट। तो यही दो नॉन टर्म में आपको इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अब जब आप निकालने चलिएगा इन दोनों चार्ज के कारण, तो जब पहले आप इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का ज़रूरत आपको पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इसके कारण जब आप यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का ज़रूरी पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अब इसको ज़रा हम गौर से देखते हैं। तो ये जो है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है, जिसमें ए टर्म L और ए टर्म R है। तो ये जो दूरी है हम R और L के रूप में लिख सकते हैं, R² प्लस L²। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ए हो गया। इसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं इस ट्रायंगल में AR है, L है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R² प्लस L² का ये जो वैल्यू होगा वो देखिए। जब हम इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने चलेंगे तो इसको हम लोग यहाँ फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बाहर की तरफ होगा, यानी ऐसे होगा यहाँ पे। ये माइनस चार्ज के कारण जब आप निकालने चलिएगा तो ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज इसको इधर अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हो गया और ये हो गया नेगेटिव चार्ज के कारण। वेरी सिंपल स्टेप। हमें डाइपोल के कारण यहाँ पे निकालना है। पहले हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल दिया, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण ई माइनस निकाल देंगे, और फिर डाइपोल के कारण निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे। तो देखते हैं, स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है तो 1/4πε0 Q बाई जो डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस चार्ज के कारण जो वैल्यू है 1/4πε0 और एक प्लस Q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R² प्लस L² का होल स्क्वायर। इसको अब डायरेक्शन को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये C है, इसको मान लेते हैं D, इसको इधर की तरफ यहाँ मान लेते हैं F। इसको लिख सकते हैं CD along CD। यदि यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा टर्म ए आ जाएगा 4πε0 Q/R² प्लस L² along CD। मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पे हमारा
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E प्लस निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे माइनस चार्ज के कारण निकाल लेंगे, इसके वैल्यू को हम लोग E माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0। ये माइनस क्यू यहाँ रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्यू हो जाएगा। ये डिस्टेंस सेम, ऐसे ही सेम प्रोसीजर, तो हमारा ये हो जाएगा r² प्लस l²। लेकिन ये टर्म इसके कारण यहाँ पे लिख रहे हैं तो नेगेटिव की तरफ है, इधर की तरफ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं CF। अब देखिए वहाँ पे एक्सियल लाइन में क्या था कि जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस, मतलब उस डायरेक्शन को इस दूसरे डायरेक्शन के रूप में माइनस लगा के लिख दिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का अलग अलग दिशा है, ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। वहाँ दिशा को माइनस लगा के सेम करके हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे दोनों के कारण टोटल निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन दिशा अलग अलग है, दिशा जुड़ेगा नहीं। तो इस दिशा को जोड़ने के लिए जो हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो डायरेक्शन को साथ साथ जोड़ने के लिए हमें इसको सिंपल मैथमेटिक्स से नहीं जोड़ सकते हैं। डायरेक्शन को भी साथ साथ जोड़ने के लिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं और उसमें हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर्स को जोड़ने का एक तरीका है पैरेललोग्राम लॉ, और उस लॉ को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे टोटल वैल्यू, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या स्टेप किया। डाइपोल लिया, इसका इक्वेटोरियल लाइन लिया, इसके किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। पहले हमने प्लस चार्ज के कारण निकाल दिया, फिर माइनस चार्ज के कारण निकाल दिया। दोनों का डायरेक्शन सहित वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो डायरेक्शन सहित लिखे हैं। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, जैसा कि हम जानते हैं। अब जोड़ने के क्रम में हमें एक कठिनाई यहाँ पे आ रही है कि मैग्नीट्यूड को तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन कैसे जुड़ेगा। डायरेक्शन जोड़ने के लिए हम लोग अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं और वहाँ से हम लोग जो है पैरेललोग्राम लॉ को लगा करके इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखते हैं आगे का स्टेप। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशन में जो ए वाला वैल्यू है वो सेम है, मतलब इसका जो मान है वो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E प्लस बराबर E माइनस, मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हमको इसका यूज आगे पड़ेगा, इसलिए इसको पहले हम लोग समझ लिए। चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसका वेक्टर अलजेब्रा में पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि यदि दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे से यदि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका वैल्यू जो है हम लोग लिखते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। ये इस कंडीशन में लिखते हैं जब दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पे झुका हो, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर वो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, तो इसका दोनों का जो जोड़ होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, उसको हम लोग इधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे और यही वैल्यू हमको एक्चुअली में निकालना भी है। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट किए हैं। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ तो एंगल था थीटा, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको चाहिए होता है।
लेकिन यहाँ पे कितना होगा एंगल। अब इसके लिए हम लोग डाइपोल पे फिर चलते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे 2 थीटा। तो एंगल भी अब हमको पता चल गया है। अब हम आगे जो है इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, e माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए एक वेक्टर था e प्लस, एक वेक्टर था e माइनस। जैसा कि अभी बता दिया फॉर्मूला, उसी पे हम लोग बैठा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ 2 थीटा, इसलिए एंगल का वैल्यू 2 थीटा लिख दिए। आगे हम इसको डिराइव करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं e प्लस का स्क्वायर प्लस, अभी आपने देखा था इक्वेशन 3 में कि जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो e माइनस को हम लिख सकते हैं e प्लस के रूप में ही, प्लस 2 e प्लस कॉस 2 थीटा। आप इसको माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड, और आपको तो पता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। हम यहाँ पे e प्लस की जगह पर e माइनस के रूप में भी सब लिख सकते थे, हम यहाँ पे e प्लस के रूप में ही लिख दिए हैं। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2e प्लस का स्क्वायर प्लस 2e प्लस का स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब इसमें से भी हम आगे कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2e प्लस का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 1 प्लस, ये दोनों इसमें से आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2e प्लस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला होता है त्रिभुज का कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये स्टेप हो गया 4 e प्लस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे हम स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा 2 e प्लस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मतलब हमारा ये वैल्यू निकल रहा है। ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स है ऊपर ही ख़त्म है। यहाँ पे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको यही था कि पहले उस चार्ज के कारण निकाल लिए, उसके बाद इस चार्ज के कारण निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिए, बस हमारा फिजिक्स वहीं पे ख़त्म है। ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से हम लोग जो निकालना है हमको एक्सप्रेशन वो डिराइव कर रहे हैं। अब आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है इसका वैल्यू, e प्लस का मैग्नीट्यूड आपने देख लिया है ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक टर्म हमको नया आ रहा है, इसको हम लोग एक्सप्रेशन दे देते हैं, इक्वेशन कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा का वैल्यू जरा आप इस या फिर इस त्रिभुज में देखिए। कॉस थीटा को हम लोग LR के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमारा दिया नहीं रहेगा। इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हर के लिए थीटा स्पेसिफिक टर्म नहीं है। हमको पहले ही बता चुके हैं हम कि पहले ये नॉन टर्म में रहेगा, P और R के रूप में ही हमारा वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे थीटा जो है नॉन टर्म है, इसको हम लोग नॉन टर्म के रूप में लिखेंगे, जो हमको पता है उसी के रूप में लिखेंगे। इस थीटा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ज़रा इस त्रिभुज में देखते हैं। इस त्रिभुज में देखिएगा तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा L डिवाइडेड बाई रूट अंडर A। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। फिर
यहाँ पे ई प्लस का वैल्यू आपको ऑलरेडी निकल चुका है, वो भी डालते हैं तो हमारा जो है ये मैग्नीट्यूड, इसका जो रिजल्टेंट हमको दोनों के कारण निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा का वैल्यू इन ट्रायंगल, इसमें इसी में ले लेते हैं OBC में, इन ट्रायंगल OBC cos थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल। अब हम लोग फाइनल वैल्यू जो E का निकाल रहे थे वहाँ से निकालते हैं। E का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आगे का था 2E प्लस cos थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर में। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को बाहर लेते हैं 1/4πε0 Q इंटू 2L, इसको इससे गुना करा दिए हैं, और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। इस रूट को यहाँ पे इसको गुना करा के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्म है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू 12 हो जाता है P, और ये हमारा आगे का टर्म आ गया L स्क्वायर का पावर 3/2। इसको इक्वेशन आप लोग दे दीजिए, जो भी हो वो दे दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल रहा है, मैग्नीट्यूड के रूप में लिख रहे हैं। अब ये P का डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली जैसा पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो L हम लोग मानते हैं, ये एक्चुअली में इस R के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम लोग इस L को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो L को नेगलेक्ट कीजिएगा, मतलब लिखते हैं यहाँ पे यदि R जो है L से काफ़ी बड़ा हो तो हम लोग L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब L को नेगलेक्ट कीजिएगा तब आपका वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पे P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2। अब यही हमारा वैल्यू ऑलरेडी निकल रहा है, इसको सॉल्व आगे 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई RQ। यही फाइनल हमारा जो है एक्सप्रेशन निकल करके आ